नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, आत्मविनाश। यानी वो तरीके जिनसे हम कई बार अनजाने में खुद को ही आगे बढ़ने से रोकते हैं। और इसके लिए हमारे पास ब्रीना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज़ यू के कुछ प्रमुख विचारों का सार है। इस किताब का एक सेंट्रल आइडिया है कि हमारी राह में जो सबसे बड़ी बाधा है, जिसे वो पहाड़ कहती हैं, वो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। तो आज हम इसी अंदरूनी पहाड़ को समझने और इसे पार करने के 5 मुख्य कदमों पर गौर करेंगे। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, हमारा मकसद है इन विचारों की गहराई में उतरना और देखना कि ये हमारी जिंदगी में कैसे लागू हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत का पहला कदम है अपने आत्मविनाश के पैटर्न को पहचानना। सुनने में तो सीधा लगता है, पर शायद ये उतना आसान नहीं है। आपकी क्या राय है, ये पहला कदम क्यों माना जाता है, मतलब खासकर वीस्ट के नजरिए से? हाँ, ये बिल्कुल एक कह सकते हैं कि नींव का पत्थर है, क्योंकि वीस्ट का जो पूरा तर्क है वो इसी पर टिका है कि समस्या बाहर नहीं अंदर है। और जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हम खुद अपनी राह में कैसे बाधा बन रहे हैं, तब तक तो हम बाहरी परिस्थितियों को ही दोष देते रहेंगे, है ना। अक्सर क्या होता है कि हम अनजाने में ही खुद को रोकते हैं, शायद जरूरी काम टालकर या अपने बारे में कुछ नकारात्मक सोचकर, या फिर सफलता मिलने पर भी उसे स्वीकार न कर पाने का डर रखकर। यहां तक कि असफलता का डर भी हमें कोशिश करने से रोकता है। तो इन व्यवहारों को पहचानना, उन्हें एक नाम देना, ये स्वीकार करना कि हाँ, ये पैटर्न मुझ में है, ये बदलाव की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा। क्योंकि बिना इस जागरूकता के हम बस अंधेरे में ही तीर चलाते रहेंगे। वीस्ट इसे एक तरह से अपने अंदरूनी पहाड़ की जो रूपरेखा है उसे पहचानने जैसा कहती हैं। ये बात तो सही है कि हम अक्सर बाहर ही देखते हैं, वजहें बाहर ढूंढते हैं, लेकिन ये जो अंदरूनी पैटर्न्स हैं, इन्हें पहचानना कैसे है? मतलब ये तो शायद बहुत गहरे और छुपे हुए हो सकते हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ में इन्हें कैसे पकड़ें? और क्या सिर्फ पहचान लेना काफी है? पहचानना वाकई मुश्किल हो सकता है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये पैटर्न अक्सर हमारी आदत बन चुके होते हैं, हमारे स्वभाव का हिस्सा लगते हैं। इसके लिए थोड़ी ईमानदारी और जिसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। थोड़ा रुक कर देखना होगा, ध्यान देना होगा कि कब और क्यों आप पीछे हट जाते हैं या खुद को सीमित कर लेते हैं। कौन सी परिस्थितियां या कौन सी भावनाएं हैं जो इन्हें ट्रिगर करती हैं। हाँ। जैसे क्या किसी खास तरह की चुनौती आने पर टालमटोल शुरू हो जाती है, या जब कोई तारीफ करता है तो मन में शक या एक तरह की असहजता पैदा होती है। इसमें एक तरीका ये हो सकता है कि डायरी लिखें, जिसमें आप अपने विचारों और भावनाओं को ट्रैक करें। ये बहुत मददगार हो सकता है। अच्छा, डायरी लिखना। हाँ, या फिर किसी भरोसेमंद दोस्त या थेरेपिस्ट से बात करना भी नए दृष्टिकोण दे सकता है, क्योंकि वो बाहर से देख रहे होते हैं। वीस्ट शायद कहेंगी कि अपने ट्रिगर्स को समझना उस पहाड़ के नक्शे को समझने जैसा है, उसके रास्ते, उसकी ढलानें कहाँ हैं। लेकिन इसमें एक खतरा नहीं है कि हम खुद को लेकर बहुत ज्यादा आलोचनात्मक या सेल्फ क्रिटिकल हो जाएं? मतलब हर वक्त अपनी कमियां ही ढूंढते रहें। ये भी तो ठीक नहीं है ना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। बिल्कुल, जागरूकता और आत्मा आलोचना में एक बहुत महीन सी रेखा है। यहाँ मकसद खुद को कोसना नहीं है, बल्कि समझना है। ये बिना किसी जजमेंट के, बिना खुद को दोषी ठहराए देखने जैसा है। ओह अच्छा, दिलचस्प है, जब ऐसा होता है तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ और फिर ऐसा करता हूँ। एक तरह की वैज्ञानिक उत्सुकता कह सकते हैं अपने व्यवहार के प्रति। उत्सुकता। हाँ, पहचानना पहला कदम है और ये जरूरी है, क्योंकि ये हमें समस्या की जड़ तक ले जाता है। बिल्कुल। ये स्वीकारोक्ति कि हाँ, समस्या मौजूद है, समाधान की दिशा खुलती है। ठीक है। ये खुद को दोष देने के बारे में नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी लेने के बारे में है, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने व्यवहारों की जिम्मेदारी। ठीक है, समझ गई। तो पहला कदम हुआ बिना जजमेंट के अपने पैटर्न को पहचानना, अपने अंदरूनी पहाड़ के नक्शे को समझना। बिल्कुल। अब स्रोत का दूसरा कदम है भावनाओं का सामना करना, उनसे भागने के बजाय। ये पैटर्न पहचानने से कैसे जुड़ता है? क्योंकि अक्सर मुश्किल भावनाओं से, जैसे डर, गुस्सा, उदासी, इनसे तो बचना ही आसान लगता है। वीस्ट क्यों कहती हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, ये दोनों कदम बहुत गहराई से जुड़े हैं। अक्सर हमारे जो आत्मविनाशकारी पैटर्न्स होते हैं, वो असल में इन्हीं मुश्किल भावनाओं से बचने का एक तरीका होते हैं, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। वीस्ट का तर्क ये है कि जिन भावनाओं को हम दबाते हैं वो कहीं गायब नहीं होती, बल्कि वे हमारे अंदर जमा होती रहती हैं और उस पहाड़ को, हमारे अंदर की रुकावट को और ऊंचा बनाती हैं।
अच्छा। ये दबी हुई भावनाएं ही फिर हमें अंदर से चलाती हैं और फिर अजीब तरीकों से बाहर निकलती हैं, जैसे अचानक गुस्सा फूटना या रिश्तों में समस्या आना या वही टालमटोल जिसका हमने पहले जिक्र किया। कतराए, हमेशा एक दूरी बना रखे, या अगर कोई नाकामी के डर से बचता है तो वो शायद कभी कोई बड़ा जोखिम उठाएगा ही नहीं, अपनी सेफ जोन में ही रहेगा। वीस्ट कहती हैं कि इन भावनाओं को महसूस करना पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। आपको हर मुश्किल रास्ते का, हर नुकीले पत्थर का सामना करना होगा। आप उसे अनदेखा करके चोटी तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, यह बात तो सोचने वाली है। शायद इसीलिए हम अक्सर उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार जो महसूस किया था उस भावना को ठीक से समझा ही नहीं, उसे सीखा ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भावनाएं असल में जानकारी का स्रोत होती हैं, डेटा पॉइंट्स की तरह। वे हमें बताती हैं कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी सीमाएं कहाँ हैं, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। जब हम उन्हें महसूस करने से बचते हैं तो हम इस ज़रूरी जानकारी से भी कट जाते हैं। अब रचनात्मक रूप से महसूस करने का मतलब ये नहीं कि उनमें डूब जाएं या खुद को पीड़ित महसूस करें। हाँ, ये जरूरी है। हाँ, इसका मतलब है थोड़ा रुकना, पहचानना कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे ओके, अभी मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, उसे स्वीकार करना बिना जजमेंट के। फिर से वही बात, और फिर शायद खुद से पूछना कि ये भावना क्या बताने की कोशिश कर रही है। ये भावनाओं को प्रोसेस करने और उनसे आगे बढ़ने का तरीका है, न कि उन्हें अपने ऊपर हावी होने देना। ठीक है। तो पैटर्न पहचाना, भावनाओं को महसूस किया, उनसे भागे नहीं। अब तीसरा कदम आता है अपनी मान्यताओं को बदलना, बिलीफ्स को। श्रुत कहता है कि ये बड़े संकल्पों से नहीं बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से होता है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि आमतौर पर लगता है कि गहरी मान्यताओं को बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, कोई एपिफनी चाहिए। वीस का ये छोटे फैसलों वाला नजरिया कैसे काम करता है? हाँ, ये बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली नजरिया है, और शायद इसीलिए ज्यादा कारगर भी है। देखिए, हमारी जो गहरी मान्यताएं होती हैं, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं, या मैं सफलता के लायक नहीं, या दुनिया भरोसे लायक नहीं है, ये हमारे व्यवहार का सॉफ्टवेयर होती हैं जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। सॉफ्टवेयर, सही कहा। इन्हें बदलना ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने जैसा है, जो एक झटके में तो नहीं होता। वीस्ट का तर्क है कि ये मान्यताएं सिर्फ विचारों का समूह नहीं है, ये हमारे अनुभवों और हमारे फैसलों से बनी हैं और मजबूत हुई हैं। इसलिए इन्हें बदलने के लिए भी नए अनुभव और नए फैसले लेने होंगे, लेकिन छोटे, लगातार कदम। हर बार जब आप अपनी पुरानी, सीमित करने वाली मान्यता के विपरीत कोई छोटा सा काम करते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक नया सबूत दे रहे होते हैं, देखो ये भी संभव है। तो ये ऐसा है जैसे हर छोटा कदम उस पुरानी मान्यता की नींव से एक पत्थर निकाल रहा हो, धीरे धीरे लेकिन लगातार। बिल्कुल सही उपमा है, एकदम परफेक्ट। मान लीजिए किसी की मान्यता है कि मैं रचनात्मक नहीं हूं, तो एक छोटा कदम हो सकता है रोज सिर्फ 10 मिनट कुछ लिखना या स्केच करना, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों न लगे शुरू में। या अगर मान्यता है मैं अपनी राय रखने लायक नहीं हूं, तो मीटिंग में बस एक छोटा सा सवाल पूछना भी एक कदम है। हर ऐसा छोटा फैसला जो पुरानी मान्यता को चुनौती देता है, वो दिमाग में एक नया रास्ता बनाता है। अच्छा। विज्ञान की भाषा में अगर कहें तो इसे न्यूरल पाथवेज बदलना कहते हैं, यानी दिमाग में सोच के नए मजबूत रास्ते बनाना और पुराने सीमित करने वाले रास्तों को कमजोर करना। ये छोटे बदलाव जब लगातार किए जाते हैं तो धीरे धीरे बड़ा असर डालते हैं और नई, ज्यादा सशक्त मान्यताओं को जन्म देते हैं। ये बूंद बूंद से घड़ा भरने जैसा है, रातों रात किसी चमत्कार की उम्मीद करने के बजाय। ये समझ आता है, और ये सीधे चौथे कदम से जुड़ता है ना? लगातार छोटी आदतें बनाना, क्योंकि वो छोटे फैसले तभी असरदार होंगे जब वे आदत बन जाए, रोजमर्रा का हिस्सा बन जाए। स्रोत लगातार होने पर खास जोर देता है। छोटी आदतें लेकिन लगातार। क्यों? क्या बड़ी प्रभावशाली आदतें बनाना बेहतर नहीं? कई बार हम सोचते कल से मैं रोज 2 घंटे ये करूंगा, एकदम जोश में आकर, और अक्सर वो कल या तो आता नहीं या फिर 2 दिन बाद ही हम हिम्मत हार जाते हैं, है ना? जी। यीस्ट और कई दूसरे विशेषज्ञ इसी बात पर जोर देते हैं कि बदलाव के लिए निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी वो तीव्रता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आदतें क्या करती हैं? वो हमारे व्यवहार को स्वचालित बना देती हैं, ऑटो पायलट मोड पर ले आती हैं। हाँ। जब कोई काम आदत बन जाता है तो उसे करने के लिए रोज इच्छा शक्ति या प्रेरणा खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस हो जाता है। जी। तो लगातार छोटी सकारात्मक आदतें डालने से वे नई मान्यताएं पुख्ता होती हैं जिनका हमने अभी जिक्र किया। अच्छा, ये लिंक है। वाह।
ये आदतें उन छोटे फैसलों को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना देती हैं। मान लीजिए कोई रोज सुबह उठकर सिर्फ एक चीज लिखता है जिसके लिए वो आभारी है, छोटी सी बात है। या हर शाम अपने दिन की एक सफलता नोट करता है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आज मैंने ये काम पूरा किया। ये आदतें आत्म मूल्य और सकारात्मक सोच को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ाती हैं। ये उस पहाड़ को रोज एक छेनी हथौड़ी से तोड़ने जैसा है। आप एक दिन में पूरा पहाड़ नहीं हटा सकते, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा हटाने से अंततः वो रास्ता साफ हो जाएगा। और शायद छोटी आदतों का एक फायदा ये भी है कि वे कम डरावनी लगती हैं, इसलिए शुरुआत करना आसान होता है। बड़ी छलांग लगाने के बजाय, जो अक्सर हमें पंगु बना देती है, सोचने में ही डर लगता है। बिल्कुल, एकदम सही पॉइंट। बड़ी छलांग लगाने की कोशिश अक्सर भारी पड़ सकती है और हम जल्दी हार मान लेते हैं। जिससे होता क्या है, वही पुरानी मान्यता और पुख्ता आ जाती है कि देखा, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन छोटी लगातार आदतें बनाना ज्यादा टिकाऊ होता है और मनोवैज्ञानिक रूप से भी आसान होता है। ये हमें छोटी छोटी जीत का एहसास कराती हैं और आगे बढ़ने की गति, मोमेंटम बनाए रखती हैं। ठीक है, तो ये 4 कदम हो गए। पैटर्न पहचाने, भावनाओं को महसूस किया, छोटे फैसलों से मान्यताओं को चुनौती दी और छोटी आदतों से उन्हें मजबूत किया। ये सब काफी हद तक अंदरूनी काम लगता है, सेल्फ वर्क। पर क्या बाहरी दुनिया का भी कोई रोल है इसमें? यहीं पर शायद स्रोत का 5वां और आखिरी कदम आता है, जवाबदेही और सीमाएं तय करना, अकाउंटेबिलिटी और बाउंड्रीज। ये कैसे मदद करते हैं इस पूरी प्रक्रिया में? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये इस अंदरूनी काम को बाहरी दुनिया के संदर्भ में रखता है और इसे टिकाऊ बनाता है। जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपने कामों और लक्ष्यों के प्रति जिम्मेदार होना। ये खुद के प्रति हो सकती है, जैसे अपनी प्रगति को ट्रैक करना, जर्नल लिखना जैसा हमने पहले कहा, या ये दूसरों के प्रति भी हो सकती है, जैसे किसी दोस्त, कोच या किसी सपोर्ट ग्रुप को अपनी योजनाओं के बारे में बताना और उनसे नियमित रूप से चेक इन करना। अच्छा, दूसरों को बताना। हाँ, जब हमें पता होता है कि कोई देख रहा है या हम खुद अपनी प्रगति पर नजर रख रहे हैं, तो हम अपने रास्ते पर बने रहने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। यह हमें टालम टोल करने या पुराने पैटर्न में वापस फिसलने से रोकने में मदद करता है। एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। वहीं सीमाएं यानी बाउंड्री सेट करना, वो हमारी ऊर्जा, हमारा समय और हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। वेस्ट के पहाड़ वाले रूपक में अगर देखें, तो सीमाएं बाहरी मौसम या घुसपैठियों से आपके बेस कैंप की रक्षा करने जैसी हैं। ये सीमाएं शारीरिक हो सकती हैं, जैसे अपनी नींद पूरी करना, आराम करना। भावनात्मक हो सकती हैं, जैसे नकारात्मक या टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना। मानसिक हो सकती हैं, जैसे लगातार खबरों या सोशल मीडिया से ब्रेक लेना। या समय से संबंधित हो सकती हैं, जैसे काम और निजी जीवन में संतुलन बनाना, ना कहना सीखना। ये बाहरी कारकों या लोगों को हमें हमारे आत्म विनाशकारी पैटर्न में वापस धकेलने से रोकती हैं। लेकिन सीमाएं तय करना, खासकर करीबी रिश्तों में या काम की जगह पर, ये अक्सर बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। लोगों को बुरा लग सकता है, हमें अपराध बोध,